Ready. Hello everyone, today we are going to learn a new lesson which is named as some applications of trigonometry, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज मिनिमम 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ टॉपिक्स की जिस टाइम डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसे हम लोग हिंदी में क्षैतिज भी कहते हैं, हिंदी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल। दूसरा चीज हमें जानना होगा कि वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल। तीसरा टॉपिक हमारा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग उन्नयन कोण भी कहते हैं। ठीक है, चौथे की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका मतलब है अवनमन कोण। ठीक है, अब एक एक करके हम इन टॉपिक से बात करते हैं। पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ये होता क्या है कि इस चैप्टर का बेसिकली नाम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जगह पे हाइट डिस्टेंस होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जहां पर आपको कभी हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो कभी दूरी, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका समतल है, कोई जमीन है। ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्षैतिज भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम मस्त मगन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये भाई साहब मस्त मगन है अपने में। अब यहां से देखा, ये देखता है कि एक बिल्डिंग पर एक लड़की खड़ी है। ठीक है, मजा तो आ रहा है आप लोगों को, लड़की आप सुन के। अब ये बंदा क्या करता है कि यहां से इस लड़की को देखता है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, जहां से कि व्यक्ति इस लड़की को देख रहा है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। और ये जो क्षैतिज है, जमीन जिसको कहते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। कहीं ना कहीं तो आदमी खड़ा ही होगा, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। और ये जो साइड है ये आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए व्यक्ति अगर लड़की को देखता है तो यहां से कैसे देखेगा। अब मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो यहां से मैं देखूंगा तो मुंडी ऊपर मेरी होगी, सर ऊपर होगा मेरा, तो यहां से मैं एंगल बनाऊंगा उसके ऊपर। अब इसी एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिसका नाम है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अपन हम लोगों ने सीखा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। बात करते हैं कि अभी तक तो मैं या फिर कोई भी व्यक्ति इस लड़की को देख रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये लड़का भी खूबसूरत है, अब लड़की वो भी देखती है व्यक्ति, उसको पसंद आ जाता है। अब ये लड़की इस लड़के को कैसे देखे, तो लड़की को देखने के लिए उसको अपनी मुंडी नीचे घुमानी पड़ेगी, यानी नसा नीचे करना पड़ेगा उसको। तो वो एंगल कैसे बनाएंगे, ये। अब बात करते हैं ये एंगल जो इस लड़की से इस लड़के को देखने में बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि अवनमन कोण। तो ये बेसिकली चार चीजें थी जिन पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये आपका ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8 में या क्लास 7 में,
कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बाद में आपको कंफ्यूजन में हो इसलिए बताया हूं अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिप्रेशन इक्वल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको जो सॉल्व करेंगे तो मैं कई जगह ऐसा करूंगा कि जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन सीधे मैं इक्वल कर दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एक तरीके से कि मतलब जिससे हम क्वेश्चन को बाद में टैकल कर सकते हैं। और भी कुछ जोड़ जानते हैं? अभी हमने सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हो गए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, जैसे मैंने डायग्राम बनाया कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल है, और यहां से एक एंगल फॉर्म हो रहा था जिसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था, ठीक है। और ये डिप्रेशन बन रहा था जिसको हमने डी के नाम से लिख दिया है। अब यहां हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रूफ कैसे किया है। अभी अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और इंसिडेंस कैसे इक्वल हुए। फिर हम बात करते हैं कि हमने वो सीखते हुए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का था कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल लाइन थी और ये लाइन ऑफ साइड थी। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, ठीक है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक आपको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में हॉरिजॉन्टल को मान लीजिए कि अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, लेकिन अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में तो इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा है परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि इसका स्क्वायर हमेशा इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, ठीक है। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट तो बस एक दो तीन थे, बाकी तो एंगल रेशियो। अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन के आधार से कुछ रूल समझा देता हूं, साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि कैसे ये इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है। आप कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि ऐसे मान लो कि पूछ दिया उसने कि साइन अल्फा आपको यहां से निकालना है, ठीक है। तो साइन अल्फा अगर हमसे पूछे साइन अल्फा तो हम यहां से सीधे इक्वल कर सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। साइन अल्फा आपका इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम वही बात कर लें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि साइन बीटा का निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा। जैसे अगर इस केस में हम देखें तो अल्फा के सामने वाली जो चीज है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी आपके लिए, ठीक है। अब अगर हम यहां बीटा देखते हैं तो परपेंडिकुलर पहले हमारा ये था, पर इस केस में अगर हम साइन बीटा निकालेंगे तो जो ये आपका बेस था पहले वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा, ठीक है। बड़ी साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी।
अब यहां से अगर हम साइन बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगता है वही है, लेकिन यहाँ पे हम इस साइड को लेने के बजाय इस साइड को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पिछले कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। उसमें हमने देखा था कि मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाकर दिखाया था और वो ट्रायंगल कुछ इस तरह था। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपको ट्रायंगल एक दिख रहा होगा कि 90 डिग्री फॉर्मेशन यहां पर है, यानी इसको हम लोग समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। यानी कि यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ABC रख देता हूं, ठीक है। अब ये जो साइड है या फिर जो वर्टेक्स है उसके सामने की जो भुजा है या फिर साइड जिसको कहते हैं उसको हम A मान लेते हैं। B वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उसको हम B मान लेते हैं और C वर्टेक्स के सामने जो है उसको स्मॉल c मान लेते हैं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि यहां पे अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं और इस एंगल को बीटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे साइन अल्फा हो गया, tan अल्फा हो गया, cos अल्फा हो गया, sec अल्फा हो गया, cosec अल्फा हो गया या फिर cot अल्फा हो गया, तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो पहला मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे sin अल्फा, cos अल्फा या फिर tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहला आपको दिखाता हूं मैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग। sin अल्फा, अगर इस sin अल्फा का फॉर्मूला sin थीटा का फॉर्मूला ने पढ़ा होगा कि sin अल्फा अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर जो साइड दिख रही होगी वो ये वाली होगी जिसको हमने स्मॉल b के साथ रिप्रेजेंट किया है। और हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो ये AB जो लॉन्गेस्ट साइड है जो कि हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहां पर हम sin अल्फा की वैल्यू का प्रयास करते हैं तो उसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि b बाय स्मॉल c, ठीक है। अब बात करते हैं cos अल्फा की, ठीक है। तो cos अल्फा यहां पे क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो cos अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस, इस ट्रायंगल में आपका बेस जो आपको दिख रहा होगा ये BC ही होगा जिसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आप जानते हैं कि AB है, यानी कि cos अल्फा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि स्मॉल a बाय स्मॉल c, ठीक है। अब ये ऐसे ही tan अल्फा की बात करते हैं तो tan अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर वाई फिर AC ही है और बेस आपका BC है यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा b बाय a, ठीक है। अभी हमने साइड के माध्यम से देख लिया है कि sin अल्फा और b बाय c होगा, लेकिन इसके फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ परपेंडिकुलर इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं और ये आपका है हाइपोटेन्यूज जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब cos अल्फा की बात करते हैं तो a बाय c हमने लिखा है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि स्मॉल b से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं और हाइपोटेन्यूज को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। tan अल्फा की बात किया था मैंने तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको बताया था मैंने स्मॉल b बाय स्मॉल a यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मैंने आपके लिए एक स्मॉल ट्रिक भी तैयार की है जिससे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं आराम से।
जैसे आपको पहले ऐसे लिखना है, अब मैं इस चीज को दो तरीके से याद करता हूं। पहला ट्रिक आपका ये है कि इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको बटे हम लिख देते हैं एक तरीके से। अब यहां पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या हो गया एक तरीके से साइन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बात करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, तो ये आपका cos अल्फा हो जाएगा या फिर cos थीटा जो भी आप कहें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे तो ये आपका tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्टकट हो गया जिससे आप इस चीज को याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी यहीं पे अगर हम इसका साइन का जो रेसिप्रोकल या फिर कह सकते हैं इनवर्स जो होता है उसको हम लोग कोसेक अल्फा से नाम जानते हैं। अब कोसेक अल्फा को हम 1 अपॉन साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन अल्फा की वैल्यू पता है b बाई सी, तो कोसेक अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा 1 अपॉन b बाई सी। अब ये c उठकर ऊपर जाएगा तो यहां से c बाई b के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos अल्फा या फिर cos थीटा जो भी आप कह रहे हैं उसका जो रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स होगा वो आपका sec अल्फा होगा। ठीक है, sec अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एज 1 अपॉन a बाई सी, यानी कि c बाई a। अब tan अल्फा का जो इनवर्स या फिर कह सकते हैं रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका cot अल्फा होता है। ठीक है, cot अल्फा 1 अपॉन b बाई a, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a बाई b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसको आपको लर्न करना होगा। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट समझा दी है, उस हिसाब से आगे बढ़ें। तो जैसा कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे, साइन अल्फा, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा, cos अल्फा, tan अल्फा, cot अल्फा या फिर cosec अल्फा या फिर sec अल्फा कैसे हमने निकाला था वो हमने देखा था। अब ये बात करता हूं कि अगर आपसे इसी ट्रायंगल में पूछ ले कि साइन बीटा की वैल्यू निकालें तो आप कैसे करेंगे। गौर करिएगा मेरी बातों पे कि अल्फा के सामने या फिर जिस एंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन में उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस एंगल की बात कर रहा है उस क्वेश्चन में उस साइड के उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर बीटा के लिए अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा। तो अल्फा जब हमने लिया था तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में बी को माना था, जो स्मॉल बी साइड है उसको हमने परपेंडिकुलर माना था एज। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल बीटा की बात करेंगे तो उसके लिए जो ये बेस बीसी था कभी वो आपके लिए परपेंडिकुलर के समान हो जाएगा, यानी कि स्मॉल ए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें साइन बीटा की इस एंगल में, साइन बीटा क्या होगा, तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बताया भी था शॉर्ट में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका ए है। अब ठीक है, पहले भी था जब हमने अल्फा की बात की थी, लेकिन अब बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए साइड जो होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज वो आपका कभी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे स्मॉल ए बाई स्मॉल सी। ठीक है, अब बात करते हैं cos बीटा की। cos बीटा, अब cos का फॉर्मूला हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर बीटा के लिए परपेंडिकुलर अगर ये हो गया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज हो नहीं सकता, तो बेस आपका जाहिर सी बात है कि स्मॉल बी साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस आपका एज बी काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्मॉल बी अपॉन स्मॉल से लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं tan बीटा की। tan बीटा मैंने आपको बताया था कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है
वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखा कि परपेंडिकुलर मैंने अभी ए को माना है और बी को एज अ बेस माना है, तो यहां पे 10 एज अ ए बाई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस स्मॉल ए बाई स्मॉल बी आ गया। अगर कंफ्यूजन आपको होता है कि 10 बी यहां से कैसे निकालें, तो आप चाहे तो साइन और कॉस को डिवाइड कर सकते हैं आपस में, ठीक है। 10 बीटा को मैं एज अ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा भी कर सकता हूं। साइन बीटा की वैल्यू हमको स्मॉल ए बाई स्मॉल सी दी हुई है और कॉस बीटा की वैल्यू हमको स्मॉल बी बाई स्मॉल सी दी हुई है, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये स्मॉल ए बाई स्मॉल सी इंटू स्मॉल सी बाई स्मॉल बी हो जाएगा। यहां से सी और सी कैंसल, यानी कि स्मॉल ए बाई स्मॉल बी, ये आपकी 10 बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप कोसेक बीटा, सेक बीटा और कॉट बीटा निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके या फिर इन्वर्स करके, ठीक है।